अगर बैठे बैठे करोड़पति बनने का शौक़ है तो ये 7 प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में जो कि अनसॉल्व्ड है और हर एक प्रॉब्लम के लिए 1 मिलियन यूएस डॉलर का प्राइस है। मतलब ये 7 प्रॉब्लम हैं। अगर आप ये सारे सोल्व करें तो आपको मिलेंगे 7 मिलियन डॉलर। आल दो इनमें पहला वाला जो है पॉइंकेरे कंजक्चर ये ऑलरेडी सोल्व हो चुका है, तो इसका मतलब बाकी 6 अब भी बाकी है। इनमें से अगर आप एक सोल्व कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं या सारे कर लेते हैं, हर एक प्रॉब्लम के लिए जो प्राइस है वो 1 मिलियन डॉलर का है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं इनमें जो 3rd नंबर पर है रेमन हाइपोथेसिस। तो रेमन हाइपोथेसिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले इधर कुछ चीज़ें हैं, पहले वो कोशिश कर लेते हैं समझने की, फिर इसके बाद रेमन हाइपोथेसिस का जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है जिसको हम रेमन जीटा फंक्शन बोलते हैं। एक्चुअली ये एक पी सीरीज़ है और हमें पता है कि पी सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होता है, जब एस की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो अबाउट जो सीरीज़ है समेशन एन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई एन पावर एस, तो ये पी सीरीज़ है और ये एस इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या होता है, ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। तो रेमन हाइपोथेसिस प्रॉब्लम डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सीरीज़ आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, जिसको हम रेमन जीटा फंक्शन बोलते हैं, जो कि एक पी सीरीज़ फॉर्म में है। समेशन एन स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई एन पावर एस, इसको हम मैथमेटिक्स में पी सीरीज़ बोलते हैं। और ये उसी वक्त कन्वर्जेंट होता है जब यहाँ पर एस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब ये रियल नंबर के लिए है, अगर एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कोई भी रियल नंबर हो तो ये सीरीज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। तो ईलर ने ये कोशिश किया था कि इस टाइप के जितने भी सीरीज़ है जो रेमन जीटा फंक्शन, जिनको हम मॉडर्न रेमन जीटा फंक्शन को बोलते हैं, तो इनके लिए एक यूनिफाइड फार्मूला बनाना चाहता था। मतलब ये कि एक ऐसा फार्मूला हो कि जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें और इस सीरीज़ का सम हमारे पास डायरेक्ट निकल आए। वो इसमें किसी हद तक कामयाब हो गया था। तो पहले इसने ये किया था कि s इज़ इक्वल टू 2 के लिए इसका वैल्यू फाइंड किया था, जो यहाँ पर हमने प्रूफ तो नहीं किया लेकिन डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखा है। मतलब आप इस सीरीज़ में जब s की जगह 2 पुट कर लेते हैं तो देख लीजिए ये सीरीज़ क्या बन जाता है, 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर है जब आप इसको ओपन कर लेते हैं ना, तो प्लस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर है, प्लस 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, प्लस सो ऑन है। तो जब ईलर ने इसको सोल्व किया तो उसका आंसर उसको मिला पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6। हालांकि इस सीरीज़ में कहीं भी पाई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब उसने सोल्व किया एक मेथड से तो इसका आंसर पाई डिवाइड बाई पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 आ गया, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। और उस वक़्त के बहुत सारे मैथमेटिशियन की तवज्जो का मरकज़ भी बन गया था कि ऐसा सीरीज़ है जिसमें पाई का कोई वैल्यू ही नहीं है, पाई का कोई ज़िक्र ही नहीं है, लेकिन इसका जो सलूशन है, इसका जो आंसर है वो पाई के फॉर्म में आता है। और इस तरह ईलर ने s इज़ इक्वल टू 4 के लिए जब इसको किया था अपने मेथड से तो इसका आंसर आया था पाई पावर 4 डिवाइड बाई 90। और इस तरह करके ईलर ने इवन नंबर के लिए एक फार्मूला बनाने में वो कामयाब हो गए। मतलब ये जो ऊपर रेमन जीटा फंक्शन है पी सीरीज़ फॉर्म में है, इसमें एस की जगह आप कोई भी इवन नंबर रख लेते हैं तो नीचे जो फार्मूला लिखा है डायरेक्ट यहाँ से आप उसका सम फाइंड कर सकते हैं, जो कि इस फॉर्म में है कि रेमन जीटा फंक्शन 2k का मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर को हम 2k फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू -1 पावर k-1 2 पाई पावर 2k है, और इसके बाद b का मतलब यहाँ पर बर्नौली नंबर है, और डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पावर k। मतलब आप किसी भी इवन नंबर को जब आप ऊपर सीरीज़ में पुट कर लेते हैं तो उसको बार बार सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इस फार्मूले में पुट कर लें आपको डायरेक्ट सम मिलेगा। और 8 नंबर के लिए इसने बहुत ज़्यादा कोशिश किया और नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए भी ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। तो ये जो फार्मूला है सिर्फ इवन वैल्यूज़ के लिए। अच्छा, ये ऊपर जितना भी काम हुआ है ये ईलर ने किया है। अब इससे आगे जो काम है वो रेमन ने किया है। तो रेमन जब आता है तो वो ये करता है कि ये जो रेमन जीटा अच्छा, ऊपर जितना भी काम हमने डिस्कस किया है ये सारा ईलर ने किया था। इससे आगे जो काम है वो रेमन ने किया था और इसीलिए इसको रेमन जीटा फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, तो रेमन ने क्या किया था कि ये जो रेमन जीटा फंक्शन ईलर ने जो बनाया था, इस फंक्शन को उसने एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स प्लेन तक इसको ले गया था। मतलब ईलर ने इसको सिर्फ रियल लाइन के लिए किया था, लेकिन रेमन ने इसको एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको डिस्कस किया है। तो सीरीज़ एग्जैक्टली वही है
सिर्फ कंडीशन ये है कि यहाँ पर एस की जो वैल्यू है वो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कंडीशन है कि वो जो कम्प्लेक्स नंबर हो उसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि पहले पार्ट में हमने देखा है कि जब एस की वैल्यू 1 हो तभी ये कन्वर्जेंट होता है, अदरवाइज़ ये कन्वर्जेंट ही नहीं होता है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन जो 1 से गुजरता है, इसके राइट साइड में जितने भी कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका रियल पार्ट 1 से ग्रेटर होता है। तो इस रीजन में ये जो फंक्शन है रेमन ज़ीटा फंक्शन, ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट काम रेमन ने किया था वो यूज़ किया था एनालिटिक कंटिन्यूएशन का। अगर आपको एनालिटिक कंटिन्यूएशन का थोड़ा आइडिया क्लियर है तो उसने एनालिटिक कंटिन्यूएशन के ज़रिए ये जो रेमन ज़ीटा फंक्शन है इसको पूरे कम्प्लेक्स प्लेन के लिए उसने डिफ़ाइन किया था बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशन। तो इसका रेमन ज़ीटा फंक्शन का जो एनालिटिक कंटिन्यूएशन है वो हमने यहाँ पर लिखा है 2 पावर एस है पाई पावर एस माइनस 1 साइन पाई एस डिवाइड बाई 2 गेमा फंक्शन ऑफ 1 माइनस एस एंड देन रेमन ज़ीटा फंक्शन ऑफ 1 माइनस एस। और ये हमारा एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ क्या है, रेमन ज़ीटा फंक्शन है। इसका सिंपल ये मतलब है ना कि ये वो फंक्शन है जो रियल पार्ट जहाँ पर 1 से ग्रेटर हो उस रीजन में एग्जैक्टली रेमन ज़ीटा फंक्शन का जो वैल्यू है वही वैल्यू देता है। उससे बाहर जहाँ पर रेमन ज़ीटा फंक्शन अनडिफाइन होता है या इन्फिनिटी होता है उनको किसी ख़ास रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर के साथ, इस केस में कम्प्लेक्स नंबर है तो किसी ना किसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ उनका क्या करता है, लिंक करता है, एसोसिएशन करता है या उनका पेयरिंग करता है। तो ये एनालिटिक कंटिन्यूएशन का एक आइडिया। अच्छा, अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम ऐसा कर लेते ना, ऊपर जो एनालिटिक कंटिन्यूएशन हमने रेमन ज़ीटा फंक्शन का डिफ़ाइन किया है या बनाया है रेमन ने, उसमें एस की जगह -1 पुट करके चेक कर लेते हैं। जब इसकी जगह -1 पुट कर लेते हैं, आल तो हमारा जो ओरिजिनल रेमन ज़ीटा फंक्शन है वो -1 पे डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन जब हम इसमें पुट कर लेते हैं तो देख ले इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -1 डिवाइड बाई क्या देता है, 12 देता है। अब हम ऐसा कर लेते हैं, अपने ओरिजिनल रेमन ज़ीटा फंक्शन में -1 पुट कर लेते हैं, तो शुरू में जो सीरीज़ लिखा था उसमें तो इसका ये बन जाता है ना। अब ऊपर से हमने इसका वैल्यू -1/12 निकाला है, तो देख ले इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन, ये वैल्यू को ऐड करने से -1/12 देता है, जो कि सही नहीं है, एक गलत रिज़ल्ट है। गलत रिज़ल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हमारा जो ओरिजिनल रेमन ज़ीटा फंक्शन है वो नेगेटिव नंबर के लिए या लेस देन 1 के लिए डिफ़ाइन नहीं है। अगर आप उसमें पुट कर लोगे तो वो आपको गलत रिज़ल्ट दे देगा, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर एनालिटिक कंटिन्यूएशन किया है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन से हमें ये मिला है, तो इसका भी एक सेंस बनता है। ये अक्सर फिज़िक्स में यूज़ होता है, स्ट्रिंग थ्योरी में यूज़ होता है। इसका जब हम कर लेते हैं ना फिज़िक्स में, जब एनर्जी इनफाइनाइट होता है, जिस तरह यहाँ पर ये इनफाइनाइट है, देख ले 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी, ये ऐड करने से हमें इनफाइनाइट देता है ना, इन्फिनिटी देता है। लेकिन इसका जो आंसर है इस केस में -1/12 है। और फिज़िक्स में, स्ट्रिंग थ्योरी में और जहाँ पर इनफाइनाइट एनर्जी की जिक्र आता है ना, उनमें ये उस इक्वेशन को बैलेंस करता है। मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सिरे से गलत है, इसका भी एक मीनिंग है। तो मीनिंग ये है कि हम इनफाइनाइट चीज़ों को फाइनाइट वैल्यूज़ के साथ क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की तरफ कि रेमन हाइपोथेसिस क्या कहता है या हमसे क्या मांगता है। मैथमेटिक्स में हमें पता है कि जब हम किसी फंक्शन को कोई इनपुट वैल्यू दे दें और रिज़ल्ट हमें ज़ीरो दे दें तो हम कहते हैं कि ये उस फंक्शन का ज़ीरो है। और ज़ीरो जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ट्रिवियल होता है, एक नॉन ट्रिवियल। अच्छा, ट्रिवियल का मतलब जिस तरह इंग्लिश में है लेस इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी इसका यही मीनिंग है। तो रेमन ज़ीटा फंक्शन के भी दो तरह के ज़ीरो से, एक को हम ट्रिवियल कहते हैं, एक को नॉन ट्रिवियल। अच्छा, ट्रिवियल जो ज़ीरोस है ना वो सारे ये वैल्यूज़ है, नेगेटिव इवन नंबर है, -2 है, -4 है, -6 डॉट डॉट, जितने भी नेगेटिव इवन नंबर है ये ट्रिवियल ज़ीरोस है। मतलब जब आप ये इसमें पुट कर लेते हैं ना, -2 इधर पुट कर लोगे, -4 कर लोगे, -6 कर लोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको क्या देता है, इसका आंसर आपको ज़ीरो देता है। तो ये हो गए है ट्रिवियल ज़ीरोस। अब नॉन ट्रिवियल ज़ीरो क्या है, नॉन ट्रिवियल ज़ीरोस इनके अलावा जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं, मतलब इनके अलावा, इन नेगेटिव इवन नंबर के अलावा कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करने से हमें जो ज़ीरो आंसर अगर मिले तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल ज़ीरो है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसका जो रेमन ज़ीटा फंक्शन के जितने भी नॉन ट्रिवियल ज़ीरो है वो सिर्फ इस रीजन के अंदर लाई करते हैं। देख लेना, मतलब इसमें सारे वो कम्प्लेक्स नंबर आते हैं जिनका रियल पार्ट 0 से ग्रेटर हो और 1 से क्या हो, लेस हो।
अच्छा, मतलब ये मैंने थोड़ा फिगर इधर बनाया है, देख लेना। ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर ये आपका 1 है, ये 0 है ना, तो ये जो रीजन है, ये रीजन, ये पूरा रीजन, इस रेमन जीटा फंक्शन के जितने भी नॉन ट्रिवियल ज़ीरोस है वो इस रीजन के अंदर लाई करते हैं। और मोर स्पेसिफिकली ये जो एक लाइन है जिसका रियल पार्ट 1/2 है, मतलब हाफ डिस्टेंस पे है, मिड पॉइंट है ये। तो इस तो इसके जितने भी नॉन ट्रिवियल ज़ीरोस होते हैं वो इस लाइन में लाई कर लेते हैं, जिनका रियल पार्ट जो होता है 1/2 होता है, और उनका इमेजिनरी पार्ट चूँकि वेरी करता है इस लाइन पे, जितना आगे जाते हो चेंज होता है, जितना नीचे जाते हो इस हिसाब से आता है। तो इसके जितने भी ज़ीरोस हैं ना वो इस लाइन के ऊपर ही क्या करते हैं, लाई करते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स में इस तरह नहीं होता कि आप ट्रिलियन या खरबों अरबों वैल्यूज़ फाइंड कर ले और उसको जनरलाइज़ कर ले। आप इसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते। अब इसका कोई जनरल प्रूफ मौजूद नहीं है कि वाकई में जितने भी आगे जितने भी ज़ीरोस होंगे सारे इसी लाइन में लाई कर लेंगे। हालांकि ट्रिलियंस की तादाद में रूट फाइंड हो चुके हैं, ज़ीरोस फाइंड हो चुके हैं, लेकिन जनरल कोई प्रूफ इसका नहीं है। तो आपने ये करना है कि इसको जनरली प्रूव करना है कि वाकई में सारे ज़ीरोस यहाँ ही लाई कर लेते हैं। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि मतलब आप इसको डिस्प्रूव भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप कोई एक वैल्यू भी ऐसा फाइंड कर सके जो रेमन जीटा फंक्शन का क्या हो, 0 हो, लेकिन अगर वो इस लाइन से बाहर हो, तब भी आपका सलूशन क्या है, सही है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप इसको प्रूव या डिस्प्रूव कर लेते हैं तो आप $1 मिलियन कमा सकते हैं।